Hello everyone, I hope you are doing well. Today we will talk about identical particles which are fermions and bosons. तो इस वीडियो में आपको सारी की सारी डिटेल्स मिलेंगी आइडेंटिकल पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है, इट्सल्फ कि ये क्या होते हैं और इसको क्लासिकली देखेंगे कि क्लासिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स को कैसे ट्रीट किया जाता है और क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं या इस तरह से, और क्वांटम मैकेनिकली क्या डिफरेंस आ जाता है और उसके कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो कंसिक्वेंसेस अगर आप देखें तो फर्मियोन्स एंड बोसोन्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी किस तरह से हम कह पाते हैं, और फर्मियोन्स एंड बोसोन्स की ये जो कैटेगरी है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई ये भी हम देखेंगे, ठीक है, किस फंडामेंटल फैक्ट की वजह से ये कैटेगरी ऑफ टू पार्टिकल्स हमें मिली ये भी हम जान पाएंगे। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये 9th-10th में भी आई थिंक बता दिया जाता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई अ सिंगल सिमिलर क्वांटम स्टेट। हर क्वांटम स्टेट यूनिक होगी एंड यूनिकली ऑक्यूपाइड होगी बाय सिंगल इलेक्ट्रॉन। एक क्वांटम स्टेट में एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसको हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहते हैं। जबकि बोसोन्स के लिए ये ट्रू नहीं होता। बोसोन्स जो हैं, मल्टीपल बोसोन्स एक ही क्वांटम स्टेट को ऑक्यूपाई कर सकते हैं। क्वांटम स्टेट्स हम क्वांटम नंबर से करते हैं, एनर्जी से पर्टिकुलरली नहीं करते, ठीक है। सारे के सारे क्वांटम नंबर जो हैं सिमिलर नहीं हो सकते फॉर फर्मियोन्स, ठीक है, अगर वो एक सिस्टम बना रहे हैं। अगर एक सिस्टम में हैं तमाम के तमाम फर्मियोन्स, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो वो तमाम के तमाम जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर एक सिस्टम बना रहे हैं तो उन सब के जो क्वांटम नंबर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, सबका सेम नहीं हो सकता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो पार्टिकल है उसको डिस्क्राइब करने के लिए 4 क्वांटम नंबर्स हैं तो एटलीस्ट एक का डिफरेंट होना ज़रूरी है फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। तो ये हम इससे मुराद लेते होते हैं। तो फर्मियोन्स जो हैं तमाम के तमाम वो डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स में होते हैं, जबकि बोसोन सारे के सारे एक क्वांटम स्टेट में भी हो सकते हैं और मल्टीपल क्वांटम स्टेट्स में भी हो सकते हैं। आई होप आपने चुंटी को सलाम किया होगा। उसने भी जब देखा कि मैं यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा रही हूँ तो वो बेचारी भाग गई यहाँ से। तो तो इस वीडियो में हम इनकी सारी डिटेल्स देखेंगे। आप इस वीडियो के बाद होपफुली समझ पाएंगे कि फर्मियोन्स एंड बोसोन्स क्या होते हैं, ये कैटेगरी कहाँ से ओरिजिनेट हुई और इसके बारे में जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, ठीक है, इनके वेव फंक्शंस के बारे में, एक्सचेंज प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और जो हम ये बात कहते हैं कि एक स्टेट में ज़्यादा फर्मियोन्स नहीं रह सकते, एक ही रह सकता है बोसोन्स के लिए, ये बातें हम कैसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकली इसको प्रूव करेंगे और डिराइव करेंगे, ठीक है, उस फंडामेंटल फैक्ट को लेते हुए जो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी, ठीक है। और क्लासिकल का जो कंसेप्ट है वो पहले मैं डिस्क्राइब करूँगी और उसके साथ आपको कंपैरेटिवली क्वांटम मैकेनिक्स का बताऊँगी एंड देन हम फर्मियोन्स एंड बोसोन्स की तरफ और कंपैरिजन करते जाएंगे। कंपैरिजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप जब क्वांटम मैकेनिक्स को स्टार्टिंगली पढ़ना शुरू करते हैं देन यू शुड कंपेयर कि क्लासिकली हम क्या बिलीव करते रहे थे और यहाँ पे हम क्या बिलीव कर रहे हैं और क्यों नहीं ये बिलीव कर सकते जो हम क्लासिकली करते थे, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। सो ये सारी चीज़ें हम कंपैरेटिवली देखेंगे और आई होप मेरे पर्सपेक्टिव से आप जब फर्मियोन्स एंड बोसोन्स से मिलेंगे तो आप बहुत अच्छे से इनको समझ पाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी होगी इनके साथ होपफुली। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। इससे पहले सब्सक्राइब कर लें अगर आप अभी आए हैं मेरे चैनल पे। तो आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो एज द नेम सजेस्ट ऐसे पार्टिकल्स जो बिल्कुल एक दूसरे के हम शक्ल हों, आप कह सकते हैं, या बिल्कुल एक दूसरे के सिमिलर हों, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, इन दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं होता और ये बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। इसी तरह आप दो प्रोटॉन्स की बात करें या मोर देन 2 प्रोटॉन्स, मतलब गिनती मैटर नहीं करती, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हों तो देयर इज़ नो वे कि आपको पता चले कि अगर ये इसका नाम आपने समरा लिखा है, इसका नाम आपने आलिया रखा है, इसका नाम आपने असद रखा है या फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी, तो अगर ये मिक्स अप हो जाएं, यू आर नॉट ऑब्जर्विंग देम, ठीक है, तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कौन असद था, कौन समरा थी एंड कौन क्या था, ठीक है। तो क्योंकि ये बोल तो सकते नहीं हैं ओके कि ये बताएं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, जैसे इंसानों में होता है। तो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इन पार्टिकल्स के दरमियान।
तो ऐसे पार्टिकल्स जो बिल्कुल एक दूसरे के एग्जैक्ट रेप्लिकास होते हैं, ठीक है, रेप्लिकास होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनको हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहते हैं। तो जैसे हम एटम्स की बात करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, प्रोटॉन्स की बात करते हैं, न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज, मेसॉन्स, ये सारे के सारे जो हैं ये ऐसे क्लास ऑफ पार्टिकल्स हैं कि अगर प्रोटॉन्स का आपके पास बहुत बड़ा सेट हो, ठीक है, वो तमाम के तमाम प्रोटॉन्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। कोई भी एक स्ट्रक्चर में, प्रॉपर्टीज़ में या किसी चीज़ में भी एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होगा। जो एक प्रोटॉन की प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर है, जो भी इसका आप ए टू जी बात करें, वही दूसरे प्रोटॉन का होगा, वही तीसरे प्रोटॉन का होगा, वही चौथे प्रोटॉन का होगा। दे विल नॉट बिहेव डिफरेंटली, ओके, और अंडर सिमिलर कंडीशंस। तो एक प्रोटॉन की अगर आपने प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया तो ये ऐसा ही है जैसे आपने सब प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लिया, बिकॉज दे आर ऑल आइडेंटिकल, ठीक है। और इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी आइडेंटिकल, स्ट्रक्चर भी आइडेंटिकल, एवरीथिंग इज़ आइडेंटिकल, ठीक है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स, सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है अगर आपके पास, तो ये सारे एक दूसरे के आइडेंटिकल होते हैं, इनमें कोई भी फ़र्क नहीं होता। इसी तरह एटम्स की बात कर लें तो कैल्शियम एटम अगर आपके पास एक यहाँ पे है, तो तमाम कैल्शियम एटम्स जो दूसरे भी होंगे वो सिमिलर होंगे। आपने एक एटम को स्टडी कर लिया, इट मीन्स आपने दुनिया या यूनिवर्स में मौजूद हर कैल्शियम एटम को स्टडी कर लिया, बिकॉज सारे के सारे सिमिलरली बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो अर्थ में कैल्शियम है वो अलग है और यूनिवर्स के दूसरे कॉर्नर में कोई कैल्शियम का एटम मौजूद है तो वो डिफरेंटली प्रॉपर्टीज़ रखता होगा, ऐसा नहीं है। तो सिमिलर कंडीशन के अंदर हमारे अर्थ में जो एटम है वैसा ही बिहेव करेगा जैसा सिमिलर कंडीशन के अंडर यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में मौजूद कोई कैल्शियम एटम करेगा, ठीक है। तो तमाम के तमाम जो हैं वो सारे के सारे सिमिलरली बिहेव करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे ह्यूमन किसी और तरह बिहेव करते हैं तो यूनिवर्स के दूसरे कॉर्नर में ह्यूमन दूसरी तरह बिहेव करेंगे। इट्स प्रॉबेबल, ये हो सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे कैल्शियम एटम की आप बात कर रहे हैं और यूनिवर्स के दूसरे कॉर्नर में कैल्शियम एटम की बात कर रहे हैं, दे विल बिहेव डिफरेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह का टमाटर है और आप देखते हैं कि तमाम के तमाम टमाटर्स डिफरेंटली ग्रो करते हैं। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि ये वाला दूसरा टमाटर है, ये इसका किसी का साइज़ बड़ा होता है, किसी का साइज़ छोटा होता है, कोई ज़्यादा पका होता है, कोई कम पका होता है। ह्यूमंस में भी शक्लें डिफरेंट, ट्विन्स भी हों, फिर भी आप डिफर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की बिना पे, ठीक है। तो लेकिन इन सब में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, इनकी जेनेटिक्स, इनका स्ट्रक्चर, इनका साइज़, एवरीथिंग इज़ सिमिलर, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स को हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स कहते हैं एंड दे आर मोस्टली द स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। बिगर क्लासेस में आप चले जाएं अगर, फॉर एग्जांपल कम्बिनेशंस की अगर फॉर एग्जांपल बात करें तो साइज़, स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एक आपका क्रिस्टल इस तरह के साइज़ में मौजूद होगा, कोई इस तरह के साइज़ में मौजूद होगा, ठीक है। शेप डिफरेंट होगी, आप इनमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अलग बात है। हम फंडामेंटली एटम्स की तरफ पहुंच चुके हैं, ठीक है। एटम्स की बात करें, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, क्वर्क्स की बात करें, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रिनोज, मेसॉन्स, ये इन सब की बात करें कि ये इन जैसे दूसरे न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जैसे भी होंगे सारे एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। ये आपस में जैसे एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बात कीजिए, ये तो सिमिलर नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, बट इफ़ वी हैव टू इलेक्ट्रॉन्स टुगेदर देन वी कैन नेवर टेल कि अगर ये इससे स्वैप हो जाए, अगर हम ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे, ठीक है। ये हमने एक पर्दे में रखे हुए हैं, ठीक है। तो पहले हमने ऐसे देखा कि ये एक इधर है एक उधर है, तो हमने पर्दा बन कर दिया, ठीक है। और पर्दे के बाद हमने दोबारा ऑब्ज़र्व करना चाहा तो देयर इज़ नो वे टू टेल कि ये वाला यहीं पे है या ये इधर स्वैप कर गया है, ठीक है, बिकॉज दे आर आइडेंटिकल। जैसे ट्विन्स को आप नहीं पता चल सकता कि ट्विन्स की, तो वो इंसानों में देखें तो इतने परफेक्ट भी नहीं हो सकते होते, लेकिन आप आइडियलाइज़ करें इस चीज़ को समझने के तौर पे कि जैसे ट्विन्स अगर स्वैप कर दिए जाएं, अगर आप ऑब्ज़र्व नहीं कर रहे तो आपको नहीं पता चलेगा कि समरा इधर चली गई या असद उधर चला गया, ठीक है। तो बिल्कुल नहीं पता चलता। अच्छा, ये तो लड़का लड़की का तो पता चल जाता है, समरा इधर चलेगी और असमा उधर चलेगी, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसी तरह के इलेक्ट्रॉन्स का भी नहीं पता चलेगा। तो ये होता है आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो अब देखते हैं क्लासिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स को कैसे हम देखते होते हैं और क्वांटम मैकेनिकली आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हम किस तरह से डील करते होते हैं और क्या चीज़ें रिज़ल्ट करती हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ आ गया है कि आइडेंटिकल पार्टिकल्स क्या होते हैं जिनको आप एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते,
ठीक है, जिनको डिस्टिंग्विश करना एक दूसरे से बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, जिनको आप लेबल नहीं दे सकते कि ये वाला है, ये वाला है, इनको नाम भी दे दें, फिर भी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्दा लगा दें तो यू कैन नेवर टेल कि ये है वो है, ठीक है। तो लेकिन आप फॉर एग्ज़ाम्पल इंसानों की मैं एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ क्योंकि मोस्ट फेमिलियर है, क्योंकि शक्लें सबकी डिफरेंट होती हैं। आप पर्दा भी डाल दिया, सारे इधर उधर स्वाप भी कर गए, तो भी आपको देख के पता चल जाएगा कि ये अस्मा है, ये असद है, ये फ़लान है, ये टीन है, तो ये आपको सारा पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो आपको मुश्किल नहीं आती, वो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं कि आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिकल पार्टिकल्स के केस में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो इन वर्ड्स अगर आप इसको लिखना चाहें तो ये मेरी खूबसूरत राइटिंग में आप देख सकते हैं कि ऑल मैटर इन द यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। हर पार्टिकल की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, अपने अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसका मास अपना यूनिक है, उसकी फर्मियोनिक नेचर और उसका चार्ज, ठीक है, और ये सारी चीज़ें उसकी, ये एट्रीब्यूट्स हम उनको कहते हैं। तो ये सारी उसकी एक की यूनिक हैं, इसी तरह प्रोटॉन्स की यूनिक हैं, इसी तरह क्वार्क्स की यूनिक हैं, एंड सो ऑन। हर पार्टिकल्स के अपने सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। द सेंट्रल प्रॉब्लम इज़ डिस्टिंग्विशबिलिटी, कि हाउ डू वी टेल वन इलेक्ट्रॉन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर। तो डिस्टिंग्विशबिलिटी मेन प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, जिसमें क्या हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है फ्रॉम द अदर। तो क्लासिकली कर सकते हैं, क्वांटम मैकेनिकली नहीं कर सकते। तो वो हम देखेंगे क्लासिकली कैसे कर सकते हैं, किस बिना पे कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल ये आइडेंटिकल ही होते हैं, लेकिन किस तरह से क्लासिकली हम इसको बता सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ ईच अदर, दे आर ऑल सेम, ठीक है, सारे के सारे सेम होते हैं, एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं एक दूसरे के। देयर इज़ नो फीचर आर लेबल विच विल इनेबल अस टू टेल द डिफरेंस बिटवीन देम। Once we study one electron, then all electrons have same properties. Okay, एक पार्टिकल को स्टडी कर लिया मीन्स हमने उस जैसे हर पार्टिकल को स्टडी कर लिया, ठीक है। तो हमें सबको सेपरेटली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक को पढ़ लिया तो सबको पढ़ लिया, ठीक है। तो जैसा एक पार्टिकल बिहेव करेगा, एक क्लास ऑफ पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, तो तमाम के तमाम अदर इलेक्ट्रॉन्स विल बिहेव द सेम वे। ओके, तो देयर इज़ नो फीचर लेबल। एक लेबल है क्लासिकली पोजीशन का, जिसकी बेस पे आप बता सकते हैं कि ये वाला ये इलेक्ट्रॉन था, वो वाला वो इलेक्ट्रॉन था, पोजीशन की बेस पे। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली वो भी चीज़ ख़त्म हो जाती है, तो आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कोई लेबल नहीं चिपका सकते किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो डिस्टिंग्विशबिलिटी ख़त्म हो जाती है क्वांटम मैकेनिकली, बट क्लासिकली एक बेस पे जो कि है पोजीशन, उसकी बेस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पोजीशन आप अगर कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पार्टिकल को, दैन यू कैन टेल कि ये वो वाला पार्टिकल है, वो ये दूसरा वाला पार्टिकल है, ठीक है। अगर आप कंटिन्यूसली उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी पोजीशन को, लेकिन अगर ऑब्जर्व नहीं कर रहे कंटिन्यूसली उसकी पोजीशन को, दैन यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस। इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं अभी। सो अगर क्लासिकली हम बात करें, अगर हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स का एक सेट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स का सेट है, ओके, तो लेट्स से 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, या 2 की बात कर लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास, तो क्लासिकली हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। किस बेस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम हैं, और हर चीज़ इनकी बिल्कुल सेम है। एक चीज़ इनकी डिफरेंट है, वो क्या है? इनकी पोजीशन, ठीक है। अगर आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम सेट करें फॉर एग्जांपल, तो लेट्स से ये मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कर देती हूँ, तो ये ओरिजिन पे है और ये जो है ये लेट्स से किसी एक्स डिस्टेंस पे है, ओके। सो आप एक बेस पे इनको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, और वो क्या है कि इसका जो पोजीशन है वो डिफरेंट है और इसका पोजीशन डिफरेंट है। तो इसका लेट्स से पोजीशन ए है, इसकी पोजीशन बी है, ठीक है। तो ये ए पोजीशन वाला पार्टिकल है, इसको हम ए का नाम दे देते, इसको बी का नाम दे देते हैं। क्लासिकली हमने इन दोनों को फ़िलहाल के लिए डिस्टिंग्विश कर दिया, किसी टाइम टी पे हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये ए है और ये बी है। अब हम इनको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये लेट्स से मूव कर रहे हैं, और हम इनको कंटिन्यूसली, जैसे आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ये ऐसा ही है, जैसे आप देखते हैं समटाइम्स आपके पास 2 बॉल्स बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल होती हैं, और आप अगर गलती से इसको इधर कर दें और उसको उधर कर दें, और ये मिक्स एंड मैच करते रहें रैंडमली, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं एट द एंड कि ये वाला जो बॉल था, ये वाला जो बॉल था, ये अब कौन सा वाला है? ये यहाँ पे जो अब मेरे पास एट द एंड है ये वाला, ये यहाँ पे जो है वो वाला। तो ये कैसे आप बता सकते हैं? अब वो जो वीडियो
होगी आप वो देखेंगे, ठीक है। और आप किसी एक बॉल को टारगेट कर लेंगे, आप देखेंगे कि वो बॉल ये लेट्स से ये वाला बॉल कि ये स्वैप होते 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 एट द एंड कहाँ पे रुका, ठीक है। तो 0 to t टाइम तक आपने उसे कंटिन्यूसली वीडियो में देखा कि ये वाला जो बॉल था ये मैंने मूव करते करते एट द एंड कहाँ पे किया। तो ये फिर आपने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया दूसरे से कि ये वाला बॉल है और दूसरा वाला ऑब्वियसली जो भी होगा वो ये वाला बॉल होगा, ठीक है। ये कैसे कर पाए, जब आप वीडियो देख रहे हैं और कंटिन्यूसली उसकी ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं, उसकी मोशन देख रहे हैं और देखते 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 आपको पता चल गया कि एट द एंड कहाँ पे रुका था और वो वाला बॉल ही ये वाला बॉल है, ठीक है। तो इसी तरह क्लासिकली यहाँ पे आप कंटिन्यूसली 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी पोजीशन को। तो इलेक्ट्रॉन्स ये दोनों मूव कर रहे हैं और करते 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 अगर ये लेट से इधर आ गया और ये लेट से इधर आ गया तो आपने वीडियो देख ली और आपको पता चल गया कि ये वाला मूव करके इधर पहुँच गया, ये वाला मूव करके इधर पहुँच गया, ठीक है। तो आपने फिर भी डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये ए वाला वो पार्टिकल है और ये वाला अब जो है ना ये बी वाला पार्टिकल है, ठीक है। कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करने के नतीजे में आपने इस चीज़ को फिगर आउट कर लिया, ठीक है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ऐसा हो जाए कि ये ए वाला इधर है और बी वाला इधर ही है, ठीक है, और ये किसी टाइम टी पे था, आपने एक पर्दा ऊपर गिरा दिया, ठीक है, जिससे आप इसको आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यू कैन नेवर टेल नाउ कि ये वाला ये पार्टिकल था, ये वाला वो पार्टिकल था, ठीक है। नाउ यू कैन नेवर टेल, बट इफ़ यू आर कंटिन्यूसली ऑब्जर्विंग दैट पार्टिकल, ठीक है, आप अगर उसे हर टाइम पे हर टी इंस्टेंट पे T1 T2 T3 T4 हर इंस्टेंट की अगर आपको उसकी पोजीशन एक्यूरेटली पता है, ठीक है, कि उसने ये एग्जैक्ट पाथ ट्रैवल किया और आपने उस सारे एग्जैक्ट पाथ के बारे में आपको वो सारी चीज़ें पता है, इन्फॉर्मेशन है, तो आपको पता चल सकता है कि ये वो पार्टिकल है और वो वाला वो पार्टिकल है, ठीक है। ऑल्दो दे आर कम्प्लीटली सिमिलर, लेकिन पोजीशन की बेस पे आप उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं, हर इंस्टेंट पे आपको उसकी पोजीशन पता है, एक्यूरेटली पता है कि ये यहाँ पे ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, बिल्कुल ये एग्जैक्टली इस पोजीशन पे है। क्लासिकली हमें बिल्कुल पता है कि ये इधर ही है और कोई भी इसमें अनसर्टेनिटी या वो इशू नहीं है। तो आप उसकी ट्रेजेक्ट्री जानते हैं और अब आपको पता है कि ये वाला जो है ना स्वैप हो के यहाँ पे आ गया और ये वाला हो के यहाँ पे आ गया और आपको अब पता चल गया कि ये वाला ए है और ये वाला बी पार्टिकल है। लेकिन अगर आपने पर्दा डाल दिया, कोई पता नहीं आपको कि पोजीशंस 0 to t इंस्टेंट में क्या इनके साथ हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आपको नहीं इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, देन यू कैन नेवर टेल कि ये दो कौन से पार्टिकल हैं, ए वाला है या बी वाला है, कुछ भी है, आपको बिल्कुल नहीं पता चल सकता। So classically, if you are continuously observing a particle and its position is accurately known, if its trajectory is accurately known, then you can tell कौन सा पार्टिकल कौन सा है, ठीक है, आप ये बता सकते हैं। इसी तरह क्लासिकली अगर एक इवेंट होता है स्कैटरिंग का, तो उसमें भी फॉर एग्जांपल एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये मूव करता हुआ इसके पास से गुजरता है, ठीक है। तो आप कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि जो है ये वाला यही है और ये वाला ये है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये एट सम इंस्टेंट आप यहाँ पे पहुँच चुका है और ये वाला इधर है और ये इधर जा रहा है। आप कंटिन्यूसली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको इसकी पूरी ट्रेजेक्ट्री पता है कि ये यहाँ से एक्यूरेटली इसी रास्ते से होते 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 ऐसे गया है और ये वाला ऐसे नीचे चला गया, ठीक है, और इनका स्वैप नहीं हुआ या ऐसे सारी चीज़ें। तो आपको सारी डिटेल इसके बारे में पता है, तो आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो क्लासिकली हमने क्या फिर देख लिया कि क्लासिकली पार्टिकल्स कुड बी डिस्टिंग्विश्ड बेस्ड ऑन देयर लोकेशंस। ऑल पार्टिकल्स कैन बी नंबर्ड या फिर लेबल्ड according to their position at any instant. Okay, if they could be continuously observable, if we could allocate their position at every time, okay, at every instant of time, then we can distinguish between the particles. Basically तो हमने देख लिया कि ये जो डिस्टिंग्विशबिलिटी की प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है अगर हम कंटिन्यूसली पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करें और उनकी पोजीशन को एलोकेट कर सकते हैं एट एवरी इंस्टेंट, ओके। तो क्लासिकली हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, ठीक है, और हैंस के ये चीज़ का पॉसिबल होना कि हम उन्हें हर इंस्टेंट पे एक्यूरेटली उनकी पोजीशन को जान सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इस चीज़ को पॉसिबल कर देती है कि इवन हम आइडेंटिकल पार्टिकल्स को इन दैट बेसिस डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें, हम हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जानते हैं कि उसमें ये चीज़ ये पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एक्यूरेटली नो द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ओके, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो
जो भी आपको पोजीशन मेजरमेंट के नतीजे में मिल भी रही होती है उसमें अनसर्टेनिटी होती है, दैट्स नॉट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो जो भी आपको पोजीशन मिल रही होती है आफ्टर मेजरमेंट, किसी भी t1 टाइम पे अगर आप उसकी पोजीशन मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो पोजीशन मेजरमेंट जो की है वो एक्यूरेट नहीं होती, ठीक है, उसमें कोई ना कोई होता है, अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर आप किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं जान पाते तो ये जो पोजीशन की बेस पे डिस्टिंग्विशबिलिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। एंड हेंस इन क्वांटम मैकेनिक्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स आर इनडिस्टिंग्विशेबल, दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड। उनको आप नहीं जान पाएंगे, उनको लेबल नहीं कर सकते किसी भी बेस पे, ठीक है, क्योंकि आप उसकी पोजीशन की बेस पे भी उसको लेबल नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो अगर क्वांटम मैकेनिकली अगर हम देखें तो टू पार्टिकल्स जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, ठीक है, तो जब ऐसे करीब आए, ठीक है, देयर इज़ नो वे टू नो कि कौन सा पार्टिकल उधर चला गया और कौन सा पार्टिकल इधर चला गया होगा, या जो भी मोशन आपको अपेरेंटली नज़र आ रही है, देयर इज़ नो वे टू नो दैट, बिकॉज देयर इज़ नो वे टू नो एग्जैक्टली कि कौन सा पार्टिकल कहाँ पे था। देयर इज़ अनसर्टेनिटी, और उस अनसर्टेनिटी के रीजन में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पार्टिकल स्वैप कर गए होंगे, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिकली अगर आप बात करें तो डिस्टिंग्विशबिलिटी ख़त्म हो जाती है। सो आइडेंटिकल पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इन क्वांटम मैकेनिक्स। और इस चीज़ के ये कंसिक्वेंसेस होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल टू पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं या फिर वो अपनी पोजीशन को एक दूसरे के साथ स्वैप कर रहे हैं, देयर इज़ नो वे टू नो कि वो एक दूसरे से स्वैप हुए हैं, ठीक है। तो जो उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है आफ्टर दैट स्वैपिंग प्रोसेस, जब वो एक दूसरे से आपने रिप्लेस कर दिए, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक टोटल वेव फंक्शन था x1 और x2, ठीक है, x1 रिप्रेजेंट्स फॉर द फर्स्ट पार्टिकल, x2 रिप्रेजेंट्स फॉर द सेकंड पार्टिकल, ठीक है। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड अ पार्टिकल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के रिस्पेक्ट से हम इस चीज़ को कह रहे होते हैं कि वो बिल्कुल सेम रहेगा कि अगर आपने पार्टिकल, पहला वाला पार्टिकल x1 पे है, दूसरा वाला x2 पे है, या फिर पहला वाला x2 पोजीशन पे चला जाए और दूसरा वाला x1 पोजीशन पे चला जाए, तो दोनों के आपको फ़र्क पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं। दोनों में जो सिस्टम का बिहेवियर है, जो आपको रिजल्ट्स, क्योंकि आपको ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है वो एक इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है, रियल इन्फॉर्मेशन बता रहा होता है, तो वो दोनों जो हैं वो दोनों के केसेस में आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये सिस्टम बिहेव करेगा कि फॉर एग्जांपल ये टू प्लेसेस थी, एक x1 प्लेस थी और एक x2 प्लेस थी, और एक पार्टिकल था, एक लेट्स से इलेक्ट्रॉन e1 इसको नाम दे देती हूँ अभी फ़िलहाल, इनको डिस्टिंग्विश करके e2 का नाम दे देते हैं। तो अगर e1 x1 पोजीशन पे, e2 x2 पोजीशन पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो वैसा ही होगा, सिस्टम वैसा ही बिहेव करेगा जैसे अगर e2 x1 पोजीशन पे आ जाए और e1 x2 पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। तो द सिस्टम विल बिहेव द सेम। और सिस्टम जो है उसको उसका जो बिहेवियर है वो किस चीज़ से पता चलता है, उसके प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से, विच इज़ द स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ वेव फंक्शन। उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड, ठीक है। वेव फंक्शन थोड़ा उसमें फ़र्क आ सकता है, ठीक है, वेव फंक्शन में फ़र्क आ सकता है, लेकिन जो रियल चीज़ है, ठीक है, रियल चीज़ होती है द थिंग दैट इज़ ऑब्जर्वेबल, वो वेव फंक्शन नहीं होता, वो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, दैट इज़ ऑब्जर्वेबल, दैट हैज़ सम रियल एक्सपेरिमेंटल जो आप जिससे आपको डाटा मिल सकता है, वो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है, विच इज़ द स्क्वायर मॉड्यूलस ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। तो वो विल रिमेन द सेम, ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। और अगर आप अंडर रूट लें तो अंडर रूट के नतीजे में आपको पता है कि क्या आता है कि प्लस माइनस साई ऑफ x2 x1, ये सिचुएशन हो जाएगी। अगर आप अंडर रूट लेंगे तो एक तरफ आप ये सिचुएशन लिखते होते हैं, तो आप इसके टू सॉल्यूशंस बन चुके हैं। एक ये कि साई ऑफ x1 x2 ये इक्वल है साई ऑफ x2 x1, ये कंबाइंड वेव फंक्शन है, ठीक है, टू पार्टिकल सिस्टम का ये कंबाइंड वेव फंक्शन है, इसलिए इसके सब्सक्रिप्ट में हमने दो ये पोजीशन वेरिएबल लिखे हैं जो शो करते हैं कि पहले पार्टिकल इधर था, पहले e1 इधर था, e2 इधर था, फिर हमने स्वैप कर दिए, अब e1 x2 पे है और e1 जो है x1 पे है, तो ये स्वैपिंग का शो कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि वेव फंक्शन सेम रहेगा और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वेव फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा,
ठीक है। ओके, इस ऐसे स्वैपिंग प्रोसेसेस या ऐसे पार्टिकल जो इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं अपॉन स्वैपिंग, उनको हम बोसॉन्स कहते हैं, जिनका वेव फंक्शन स्टेज द सेम। ठीक है, उनको हम बोसॉन्स कहते हैं। उनको सिमेट्रिक वेव फंक्शंस हम कहते हैं। ऐसे वेव फंक्शंस को हम सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कहते हैं, जिनके इंटरचेंज होने पे, जिनके पार्टिकल जब एक दूसरे से इंटरचेंज होते हैं तो उनका वेव फंक्शन चेंज नहीं होता, वो सिमिलर ही रहता है। और इनको हम एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस कहते हैं, जिनका वेव फंक्शन अपॉन स्वैपिंग साइन को चेंज कर देता है। और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस फर्मियंस रखते हैं, जबकि सिमेट्रिक वेव फंक्शंस बोसॉन्स रखते हैं। ठीक है, बोसॉन्स लाइक फोटॉन्स। ओके, और भी बोसॉन्स की एग्जांपल्स हैं, मेरे जहन में नहीं आ रही, वो सारे उनका सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। और जो फर्मियंस हैं उनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए, आई थिंक मेसॉन्स भी, वो भी फर्मियंस हैं। तो हाँ, ऐसे पार्टिकल्स जो हैं इनके एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शंस होते हैं कि जब इन पार्टिकल्स को, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये x1 पोजीशन पे, ये x2 पोजीशन पे है। ठीक है, अगर ये वाला इधर चला गया, ये वाला इधर चला गया, तो इनका वेव फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो जाता है। मतलब जो न्यू सिस्टम है उसका वेव फंक्शन ये नेगेटिव वाला होगा। ओके, बट सिंस वेव फंक्शन इज़ समथिंग जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटली ये चेंज भी ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। देयर इज़ नो वे टू नो कि स्वैपिंग हुई है या नहीं, क्योंकि इनका जो स्क्वायर है दैट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव वेव फंक्शन हो या पॉजिटिव हो, द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। और जो उनका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो एक्चुअल बिहेवियर है सिस्टम का, दैट डिपेंड्स अपॉन दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विच इज़ द स्क्वायर ऑफ द वेव फंक्शन, दैट रिमेन्स अनचेंज्ड। और दैट इज़ समथिंग जो कि एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली आप सिस्टम से ऑब्जर्व कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो ये चेंज नहीं होंगे, जबकि ये चीज़ जो फिज़िकल इंफॉर्मेशन नहीं देती, आपको ये एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन नहीं देगी। एक्सपेरिमेंटली आप कभी भी इस चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते कि वेव फंक्शन नेगेटिव साइन का हुआ है या नहीं। अगर नेगेटिव साइन का हो गया तब तो आपको पता चल गया ना कि स्वैपिंग हुई है, क्योंकि वेव फंक्शन उसका इन्वर्ट हो गया है इन साइन। बट देयर इज़ नो वे टू प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली नो कि ये चीज़ हुई है। ठीक है, दिस इज़ नॉट समथिंग। वेव फंक्शंस को जब आप स्टडी करते हैं, इनकी डेफिनेशन को ही आपको पता चलता है कि वेव फंक्शंस जो हैं ये एक मैथमेटिकल एंटिटी है। इट हैज़ नो फिज़िकल फिज़िकली, मतलब ऐसी चीज़ें हम कहते होते हैं ना एक्सपेरिमेंटली, जो जिनका फ़र्क या फिर जिनको आप टेस्ट कर सकें। वेव फंक्शंस आप एक्सपेरिमेंटली कभी भी इनको नहीं टेस्ट कर सकते। इनके स्क्वायर मॉड्यूलस दैट गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी, ये चीज़ है जो एक्सपेरिमेंटली देखी जा सकती है, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ भी होती हैं और कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ आर नॉट रियल क्वांटिटीज़। तो आप रियलिटी में इनको नहीं स्टडी कर सकते, लेकिन इनके स्क्वेयर्स को कर सकते हैं। दीज आर मैथमेटिकल एंटिटीज़। ओके, तो इस वजह से इनका क्योंकि स्क्वायर सेम रहता है, इसलिए आप देयर इज़ नो वे टू नो कि ये पार्टिकल्स, ये दोनों इलेक्ट्रॉन स्वैप हुए। ठीक है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होती है और इसके कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन एक मैथमेटिकल एंटिटी है एंड इट हैज़ अदर कंसिक्वेंसेस। ये आप प्रैक्टिकली ये चीज़ टेस्ट नहीं कर सकते कि वो स्वैपिंग हुई है या नहीं। ठीक है, दैट रिमेन्स। ठीक है, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इस चीज़ की वजह से जो है कंसिक्वेंसेस आते हैं, ये रिज़ल्ट करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। ओके, और बोसॉन्स के बारे में हमें अभी पता चलेगा कि कैसे बोसॉन जो है वो हर एनर्जी को ऑक्युपाई कर सकते हैं, सेम क्वांटम स्टेट को ऑक्युपाई कर सकते हैं, सारे के सारे बोसॉन्स इकट्ठे। लेकिन जो फर्मियंस हैं दे कैन नॉट ऑक्युपाई अ सिमिलर क्वांटम स्टेट, और इसकी रीज़न अभी हम देखते हैं। तो अभी हम ये बात तो कर चुके हैं, ये सारी बातें ठीक है हो चुकी हैं। अब हम ये चीज़ देखते हैं कि किस तरह से एक स्टेट में नहीं हो सकते। बिफोर स्वैपिंग वाला हम वेव फंक्शन अगर देखें तो वो क्या होगा, साई 1 का उसे नाम दे देते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा कि साई आई, ठीक है, पहला लेट्स से वो आई स्टेट में कोई भी पार्टिकल हो सकता है, तो साई आई और वो x1 पोजीशन में था। ठीक है, और दूसरा वाला जो है उसे किससे रिप्रेजेंट कर दें, इसको साई से करते हैं, लेकिन इसके साथ जे कर देंगे। स्टेट डिफरेंट है, ये किसी और स्टेट में है, ये किसी और स्टेट में है।
अभी हम इन जनरल लिख रहे हैं, बाद में देखेंगे कि सेम स्टेट में हो सकते हैं, दोनों आई स्टेट में हो सकते हैं, यानी दोनों जे स्टेट में हो सकते हैं, मतलब सिमिलर स्टेट में हो सकते हैं या नहीं, या डिफरेंट स्टेट में हो सकते हैं यानी। यहाँ पे हम बस जनरल करेंगे, पोजीशन भी इनकी डिफरेंट है और साथ साथ जो क्वांटम नंबर्स हैं इनके वो भी डिफरेंट हैं। आगे इजाज़त है या नहीं क्वांटम नंबर्स के सेम होने की, वो आगे हम देखेंगे। तो अभी लेट्स से अब स्वैपिंग हो गई है। आफ्टर स्वैपिंग के नतीजे में क्या होगा कि ये यहाँ वाला इधर आ जाएगा, यहाँ वाला उधर चला जाएगा, तो यहाँ पे साई आई रहेगा लेकिन यहाँ पे x2 आ जाएगा, और यहाँ पे साई जे ही रहेगा लेकिन यहाँ पे x1 पोजीशन हो जाएगी। बोसॉन ने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया बस, ठीक है। इस वाले जंगले में वो दूसरा आ गया और इस वाले में ये वाला आ गया, ठीक है। मतलब बस स्वैप हो गया। यहाँ पे ये आई जे ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी, बस पोजीशन चेंज हुई ना। स्वैपिंग क्या होती है? पोजीशन का चेंज कर जाना। तो ये है, ये चीज़ हमने किसके लिए लिखी है? बोसॉन्स के लिए लिखी है, क्योंकि आफ्टर स्वैपिंग वेव फंक्शंस एक दूसरे के इक्वली रहते हैं, पॉजिटिव साइन ही रहता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन लिया है। अगर ये मैं फर्मियंस के लिए लिखती तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेती, ठीक है। तो अब फॉर बोसॉन्स जो टोटल वेव फंक्शन है सिस्टम का, वो किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल वेव फंक्शन, तो जो उस सिस्टम को डिफाइन कर रहा होगा। अब आपके पास फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, ठीक है। एक ये पार्टिकल है, पार्टिकल P1, एक पार्टिकल P2 है, ठीक है। ये आप दो पॉसिबल स्टेट्स में हो सकता है, दो पॉसिबल हैं इसकी चीज़ें कि या ये इधर है और ये इधर है, एक ये स्टेट, ठीक है, और दूसरी ये कि ये एज इट इज़ ऐसे हैं, ठीक है। एक स्वैपिंग वाली स्टेट हो सकती है, एक ना स्वैपिंग वाली स्टेट हो सकती है। टोटल वेव फंक्शन विल बी द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दिस स्टेट्स, बिकॉज बोथ ऑफ दीज स्टेट्स आर पॉसिबल, ठीक है। तो सिस्टम को आपने जब डिफाइन करना होता है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन में आप जानते होते हैं कि वो तमाम पॉसिबल ऑर्थोगोनल जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे भी आप बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग के वेव फंक्शंस को सम अप कर देंगे टू नोट द वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप psi 1 एंड psi 2, और ये मैंने इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे आप लिख दी हैं, या फिर आप इस फर्स्ट स्टेप में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन इनका ऐसे लिख दें, ठीक है। और ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखें कि अगर यहाँ पे मैं i = j भी कर दूँ, i = j का करने का मतलब ये है कि इनकी क्वांटम स्टेट्स भी सेम हो जाएं, तो भी वेव फंक्शन यहाँ पे कोई ऐसा मसला नहीं खड़ा हो रहा कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैथमेटिकली कोई इशू नहीं आ रहा, कुछ भी इशू नहीं आ रहा, तो ये बिल्कुल ही वैलिड है चीज़ करना कि i = अगर j भी हो जाए तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, और ये चीज़ पॉसिबल है मैथमेटिकली, ये इस चीज़ को वो नहीं करेगा, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करे। लेकिन अगर ये हम बोसॉन्स के हट के या फर्मियंस की बात करें, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा, इट मीन्स के 2 बोसॉन्स या मोर देन 2 बोसॉन्स अगर हैं तो वो एक क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं, एक ही क्वांटम स्टेट में रह सकते हैं, मतलब उनके अगर स्टेट्स क्वांटम नंबर्स देखें तो वो सेम रह सकते हैं। स्वैपिंग भी हो सकती है और उनके क्वांटम स्टेट्स भी सेम रह सकती हैं, ठीक है। तो क्वांटम नंबर्स उन सब के सेम रह सकते हैं फॉर बोसॉन्स के। यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रहा, वेव फंक्शन नॉर्मल ही है, मतलब उसमें इशू नहीं है। अब अगर फर्मियंस की बात करें तो psi 2 विल बी नेगेटिव हियर, ऑल राइट। तो यहाँ पे तो आप इसे 2 psi I x1 psi I x2 कर सकते हैं, ठीक है, वटएवर। तो नॉन ज़ीरो है ये। यहाँ पे आप देखें, अब ये फर्मियंस के लिए क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। फर्मियंस के लिए आप इसे सम अप करेंगे तो क्या हो जाएगा? फॉर फर्मियंस psi t टोटल वेव फंक्शन, या फिर उस सिस्टम का वेव फंक्शन, जिसे आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं psi फर्मियन x1 x2, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिस्टम को आप डिस्क्राइब करें तो psi t विल बी इक्वल्स टू psi I x1 psi j x2, ठीक है। ये बिफोर स्वैपिंग एंड आफ्टर स्वैपिंग नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये 2 स्टेट्स हैं जिनका लीनियर कॉम्बिनेशन विल गिव अस द टोटल वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम। तो ये ठीक है। अब अगर आप i = j कर दें, यहाँ पे i = j कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे भी i हो गया, यहाँ पे भी i हो गया। तो अब ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट इन साइन है, ये कैंसिल आउट हो गया, आपको 0 रिजल्ट दे देगा। दैट मीन्स नो पार्टिकल एट ऑल, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि पार्टिकल तो है, ठीक है, पार्टिकल्स तो हैं,
तो अगर उनकी क्वांटम स्टेट सिमिलर हो जाती है, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगी अगर वेव्स की फॉर्म में बोलें तो। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। पार्टिकल नेचर भी है, हम देखते हैं पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि पार्टिकल हैं और उनका वेव फंक्शन ज़ीरो हो, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ अलाउड नहीं है। एंड I इज इक्वल्स टू जे इज़ नॉट अलाउड फॉर fermions. It means they cannot have the similar quantum numbers. Okay, they can swap. Okay, the swapping is possible, but they cannot have the similar quantum numbers. I equals j is not allowed for fermions as their wave function will vanish otherwise. Okay, और हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल फिर ऐसा नहीं है कि हम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर क्वांटम स्टेट में आ जाते हैं देन दे विल वैनिश, ठीक है, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल. दैट्स वाई दे विल नॉट reside in the same quantum state. They will have different quantum numbers. At least one quantum number will be different from the another electron. Okay, quantum state से मुराद एनर्जी नहीं होती हमेशा, ठीक है। तो एनर्जी इनकी सेम हो सकती है इवन उनके क्वांटम नंबर्स डिफरेंट हों, ठीक है। तो जैसे अगर आप देखते होते हैं कि एटम्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स एक सब शेल में आते हैं, उनमें जो एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होता है वो स्पिन क्वांटम नंबर हो जाता है। फिर बाकी इनके क्वांटम नंबर n l m सेम होते हैं जो कि इसकी एनर्जी को डिफाइन कर रहे होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होती है लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर इज़ डिफरेंट। तो क्वांटम नंबर्स की फॉर्म में हम ये बात कर रहे होते हैं, दे कैन नॉट हैव द सिमिलर क्वांटम नंबर्स। ऑल सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स जो भी इसके पास क्वांटम नंबर्स हैं सब के सब सेम नहीं हो सके, एटलीस्ट एक डिफरेंट होगा। तो इस तरह से बोसॉन्स कैन हैव सिमिलर एनर्जी। तमाम के तमाम बोसॉन्स एक क्वांटम स्टेट में रिजाइड कर सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर एक क्वांटम स्टेट में आ सकते हैं, लेकिन इन केस ऑफ fermions one quantum state, one particular quantum state will be occupied one electron only, one fermion only, and no other fermion will occupy the same quantum state. And we are talking about the same set of particles. ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, दूसरा फॉर एग्जांपल न्यूट्रिनो ले लिया और ये दोनों एक क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकते, ऐसा नहीं बात हो रही यहाँ पे। ये सिमिलर नंबर्स रख सकते हैं। हम एक ही क्लास ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स के साथ कह रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीनों एक ही क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकती। इसकी डिफरेंट होगी, इसकी डिफरेंट, ठीक है, सबकी आपस में डिफरेंट होगी। तो हम क्लास ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं कि इनकी आपस में क्या क्या ये कर सकते हैं। फोटोन सारे आपस में इकट्ठे मिलजुल के रह सकते हैं, ठीक है, एक ही क्वांटम स्टेट को शेयर कर सकते हैं। सबकी एक ही क्वांटम स्टेट हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, लेकिन fermions में फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स इनकी क्वांटम स्टेट सबकी डिफरेंट होगी आपस एक दूसरे से। फिर यही चीज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को रिजल्ट करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे क्लासिकल फिज़िक्स में हमने देखा कि पोजीशन की बेस में डिस्टिंग्विशबिलिटी वाज पॉसिबल, बट व्हेन वी मूव टू क्वांटम मैकेनिक्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेड दैट पोजीशन इज़ नो मोर एक्यूरेटली डिटर्मिन्ड क्वांटिटी, और वो अब नहीं आप एक्यूरेटली डिटर्मिन कर सकते, जिसकी वजह से आइडेंटिकल पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। जिसके कंसिक्वेंसेस ये हैं कि डिस्टिंग्विश करना इज़ समथिंग दैट इज़ प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल जो चीज़ हमें देती है वो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एंड आफ्टर स्वैपिंग एंड बिफोर स्वैपिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल रिमेन सेम। दैट इज़ समथिंग दैट वी कॉल एज दैट वी कैन नॉट फिगर इट आउट लाइक के स्वैपिंग हुई है, हम नहीं कर सकते इस चीज़ को फिगर आउट, जिसका मतलब ये है कि हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। दिस इज़ समथिंग एक्सपेरिमेंटल, इसलिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिमिलर की है। वेव फंक्शंस देखा, एक सिमेट्रिक आता है, एक एंटी सिमेट्रिक, ओके। और वेव फंक्शन इज़ नॉट समथिंग जो हम फिज़िकली या फिर रियल लाइफ में या एक्सपेरिमेंटली हम इस चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते कि वेव फंक्शन नेगेटिव हुआ है या नहीं, ठीक है। ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली चीज़ देखी नहीं जा सकती क्योंकि इनके स्क्वेयर्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और वही ये चीज़ है जो हम एक्सपेरिमेंटली देख सकते हैं। तो इस पे कह देना कि वेव फंक्शन इन्वर्ट कर दिया है तो हमें पता चल जाएगा कि स्वैपिंग हुई है, नो इट्स नॉट पॉसिबल, ओके। इस रीज़न को हमने पहले भी डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ये तो हमने ये बस पोजीशन स्वैपिंग हुई है ऐसे रफ से फॉर्म में लिखा। फिर हमने देखा कि किस तरह से हम ये बात कह सकते हैं कि क्वांटम स्टेट एक हो सकती है या नहीं। तो फिर हमने इनके बिफोर एंड आफ्टर स्वैपिंग के क्वांटम स्टेट्स के साथ और पोजीशन स्वैपिंग के नंबर्स के साथ इनके वेव फंक्शंस लिखे, और टोटल वेव फंक्शन निकाला है सुपर पोजीशन ऑफ बोथ द स्टेट्स, बिकॉज दोनों के सुपर पोजीशन की फॉर्म में होगा, स्वैपिंग भी हो रही होगी, और मतलब दोनों पॉसिबल स्टेट्स हैं ना, तो दोनों का सुपर पोजीशन विल बी द टोटल वेव फंक्शन फॉर द सिस्टम। और वो किया बोसॉन्स के लिए नो इशू इफ़ द क्वांटम स्टेट इज़ सिमिलर, बट फॉर fermions there will be issue
इफ़ द क्वांटम स्टेट इज़ सिमिलर एंड दैट्स वाई द क्वांटम स्टेट कैन नॉट बी सिमिलर फॉर फर्मियंस। और इस तरह से हमने इस चीज़ को मैथमेटिकली देख लिया। तो ये जो फर्मियंस का टोटल वेव फंक्शन है, आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये वीडियो यहाँ तक ही होगी, यहाँ तक हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया है। तो अगर 2 फर्मियंस हैं तो उनके लिए आप ऐसे लिखेंगे कि यहाँ पे x1 हो गया और यहाँ पे ये साई आई है और यहाँ पे x2 और ये साई जे, ये है x1 और ये है साई जे और ये है x2 और ये इसका डिटर्मिनेंट। एंड हियर दिस डिटर्मिनेंट कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एंड इट विल बी इक्वल्स टू 0 इफ़ i इक्वल्स j। ठीक है, अगर दोनों कॉलम सिमिलर हो जाते हैं तो इशू क्रिएट हो जाएगा। दोनों कॉलम अगर सिमिलर हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है ना, तो डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर 3 पार्टिकल्स हैं एंड इसी तरह ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो आप इस कंडीशन को उनके लिए भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सटेंड कर देंगे, ये आई वाला होगा। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्टिकल हैं तो 3/3 का बनेगा। ये आई वाली स्टेट के, ये जे वाली स्टेट के हो जाएंगे, यहाँ पे के वाली स्टेट के हो जाएंगे, यहाँ पे x1 x2 फिर यहाँ पे x3, यहाँ पे x1 x2 x3, इसको भी x1 x2 एंड x3। ओके, तो इसी तरह जैसे जैसे पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज़ होता जाएगा ये मैट्रिक्स बढ़ता जाएगा एंड दैट मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इनमें से कोई भी 2 कॉलम अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। तो कोई से 2 या 3 या सारे अगर सिमिलर हो जाते हैं, एटलीस्ट क्या कि 2। ठीक है, तो एटलीस्ट अगर 2 सिमिलर हो गए तो 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सारे के सारे हो गए तो 0 होगा ही होगा। तो कम से कम ये 2 भी अगर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब i इक्वल टू जे आप कर देते हैं तो भी ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, या फिर i इक्वल टू के करेंगे तब भी 0 हो जाएगा, j इक्वल टू के करेंगे तब भी। तमाम फर्मियंस की डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स होंगी, इसका मतलब ये है i विल नॉट बी इक्वल्स टू j विल नॉट बी इक्वल्स टू k। ठीक है, फॉर दिस टोटल वेव फंक्शन टू बी नॉन ज़ीरो। ओके, इस कंडीशन को आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट डिटर्मिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, विच मीन्स अगर 0 है तो इट मीन्स के फर्मियंस सिमिलर क्वांटम स्टेट में हैं, विच इज़ नॉट परमिसिबल एज द वेव फंक्शन विल वैनिश। एंड फॉर अ सिस्टम जो कि एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स हैं, उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट्स इट, आई होप आपको समझ आया होगा फर्मियंस एंड बोसॉन्स के बारे में ये सारी चीज़ें। बाकी हम इनके बारे में और चीज़ें स्टडी करेंगे इन फ्यूचर। और चुंडियों को सलाम करें और मेरी तरफ से गुड बाय।